कहते हैं गुस्सा कुछ पल का मेहमान होता है, लेकिन जब वही मेहमान रोज़ रोज़ घर आने लगे तो रिश्ते चुपचाप विदा लेने लगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु गोस्वामी है और आज एक बहुत ही मनोरंजक कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है गुस्सा और जिसे आपके लिए लिखा है ममता कालिया जी ने। 51 साल की उम्र में वे अपनी 49 साल की पत्नी से दुखी आकर घर छोड़कर चले गए। जिस दिन वे घर छोड़कर गए, कई घंटों तक उनकी पत्नी को इस बात की आशंका भी नहीं हुई थी कि यह उनका अंतिम प्रस्थान है। वे यही सोचती रही कि वे नुक्कड़ की होम्योपैथ के यहाँ रोज़ की तरह अखबार पढ़ रहे होंगे या रेडियो सुन रहे होंगे। फिर वे आदतन बड़बड़ाने लगी कि उन्हें कोई फिक्र नहीं कि वह उनकी रोटी लिए क्या आधी रात तक बैठी रहेगी, कि वे यूं चल देते हैं जैसे घर घर ना हो, कोई सराय हो। इसी झुंझलाहट और इंतजार में उसे भूख भी लगाई और उसने अपनी थाली परोस ली। वैसे वह और इंतजार भी कर सकती थी, पर इस तरह उसका अलग और पहले खा लेना पति के लिए एक धमकी थी जो वह खास नाराज़ी के वक्त पर देती थी। फिर साथ खाने में उन लोगों की लड़ाई हो जाती थी। लड़ाई के समय वह बिल्कुल भूल जाती कि वे खाना खा रहे हैं और इस समय वह चुप रही तो बेहतर है। वह अगला पिछला सब हिसाब चुकता करने की मूड में आ जाती। वे चुपचाप सुनते रहते और आधा खाकर उठते उठते एक अचूक वार कर देते, इसीलिए तो तुम्हारे घर का कुत्ता तक तुम्हें छोड़ गया। इस वाक्य के साथ साथ माया की बड़बड़ाहट शुरू हो जाती और घर में जहाँ कहीं भी वे बैठते, यह बड़बड़ाहट एक जिद्दी मक्खी की तरह उनका पीछा करती। वर्षों का पालतू उनका कालू उस दिन की मार के बाद वापस नहीं आया। हुआ यह कि माया ने पति का सफ़ेद स्वेटर धोकर चटाई पर सूखने को डाला और कालू उस पर पांव धरता हुआ बरामदे में चला गया। उसके पंजे ज्यों के त्यों मैले नक्शे की तरह स्वेटर पर छप गए। जैसे ही माया को इस वारदात का पता चला, वह वहशियों की तरह हाथ में लकड़ी ले कुत्ते की तलाश में घर में घूमने लगी। आखिर उसने उसे तख्त के नीचे सुख की नींद लेते पाया। फिर तो उसने कुत्ते को इतना मारा कि बाद में देर तक उसकी सांस फूली रही। कुत्ता लंगड़ाता और रोता हुआ बाहर भाग गया और फिर इस गली में किसी ने उसे नहीं देखा। पर माया को लगा, इसमें उसका क्या कसूर? आखिर कालू ने गलती की थी, सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए थी। पर उसने यह थोड़े ही चाहा था कि वह भाग जाए। उसका ख्याल था कि जिंदगी ने हमेशा उसके साथ अन्याय किया है। उसके दोनों लड़के अपनी बीवियों और नौकरियों में मशगूल थे। उन्हें कभी ख्याल ही नहीं आया कि उनके माँ बाप अपना वक्त कैसे काटते होंगे। कभी उन्हें ज़्यादा लिखते कि उनकी याद आ रही है तो वे एक मनी ऑर्डर भेज देते। उनकी बीवियाँ कभी उसे चिट्ठी नहीं लिखती, मानो वह उनकी कुछ लगती ही नहीं। यही लड़कियाँ जब माया उन्हें पसंद करने गई थी, उसकी तरफ आंख उठाकर देखने से भी डरती थीं। अब एक ने उससे बिना पूछे अपने बाल कटवा लिए थे और दूसरी ने तीसरी बार लड़की पैदा कर दी थी। ये सभी बातें माया को गुस्सा दिलाती थीं। पर इनसे भी ज़्यादा जिस बात पर उसका खून खौलता था, वह था उसके पति का इन ज्यादतियों को मुस्कुराकर नज़रअंदाज करना। उनका एक समर्पण प्रधान व्यक्तित्व था और माया का आक्रमण प्रधान। पति को न बेटों से शिकायत थी, न बेटों की बीवियों से। वे अपनी तरफ से हर महीने उन्हें चिट्ठी लिख दिया करते थे, बिना यह हिसाब किताब किए कि पिछली चिट्ठी का जवाब आया है या नहीं। वे बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं रखते थे, बल्कि वे अब भी यही सोचते थे कि उन्हें बच्चों के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इसी चाव में उन्होंने उस दिन माया से कह दिया कि अगले महीने उन्हें अपने पहले बीमे का जो 1000 रुपया मिलेगा, उसे वे दोनों बेटों में आधा आधा बांट देंगे। आखिर 10 साल पहले उन्होंने यह बीमा इसलिए कराया था कि बच्चों की पढ़ाई में इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। फिर ये सब काम उनकी तनख्वाह से ही निकल गए। ये पैसे जोड़े गए तो बच्चों के नाम से ही। माया भड़क गई। अच्छा, यहाँ सदाव्रत खुला है जो बांट देंगे, लुटा देंगे। उनकी में 1 घंटे में बाजार जाकर उड़ा देंगी। मैं जानती हूँ कैसे मैंने पाई पाई जोड़कर घर बनाया है। हर तिमाही बीमे के लिए रुपए तो मैं ही देती थी। बस जो है बच्चों में लुटा दो। कभी मेरा भी सोचा है? तुम्हारी बात मेरा क्या होगा? वे हंसे। अरे भाई, अच्छी सदवाएं तो यही मनाती हैं
कि वे पति के रहते रहते ही चल बसे। माया में मजाक बर्दाश्त करने की क्षमता कभी भी नहीं थी, और फिर ऐसे मजाक। वह चिल्लाई, तुम तो ऐसे ही बच्चों के लिए करते करते मर खप जाओगे। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी? ये तुम्हारी बहुएं मुझे एक पंखा और दरी हाथ में देकर ना निकाल बाहर करें तो मेरा नाम बदल देना। उन्होंने कहा, नाम बदलने के लिए तब मैं तो नहीं रहूंगा, तुम ही कोई अच्छा सा पंडित बुलाकर नामकरण संस्कार करवा लेना। माया का गुस्सा बढ़ता ही गया था। गुस्से ही गुस्से में पहले उसने बर्तन पटके, फिर कुर्सियां एक से दूसरी जगह घसीट डाली और बाद में बेजरूरत सीली हुई लाल मिर्चें कूटने बैठ गई। ऐसे मौकों पर उसके पति की विनोद प्रियता सक्रिय हो जाती थी। उन्होंने पास आकर कहा, यह क्या, उखली में मुझे डालकर कूट रही हो? हाँ हाँ तुम्हें, लो और लो, शांति हो जाए तुम्हें। कहते हुए उसने दनादन मूसल अपने सिर पर मारनी शुरू कर दी। अपनी इस उन्माद का एहसास उसे थोड़ी देर बाद हुआ, जब उसने पाया उसके सिर में भयंकर पीड़ा है और उसका पति उसके आसपास कहीं नहीं है। वह परास्त सिर पकड़कर बैठ गई। उससे कुछ सोचा नहीं जा रहा था। बहुत देर बाद उसने सिर पर ठंडा पानी डाल दिया। इससे दर्द और सूजन दोनों बढ़ गई। बड़े कष्ट से उसने खाना बनाया और अब वह बैठी पति का इंतजार कर रही थी। इतना झगड़ा तो कई बार होता था। पति थोड़ी देर को बाहर जाते, आकर निशब्द खाना खाते और बाहर वाले कमरे में तख्त पर सो जाते। पड़ोस के रेडियो से जब राष्ट्रीय गान सुनाई पड़ा तो माया को चिंता हुई। इतनी देर तो वे कभी नहीं करते थे। होम्योपैथ भी 10 बजे दुकान बंद करके सोने चला जाता था। उसने गली के एक लड़के को भेजकर दिखवाया। होम्योपैथ की दुकान बंद हो चुकी थी, बल्कि पिछवाड़े उसके घर की सभी बत्तियां बंद थीं। माया ने उस लड़के को गली के मोड़ पर दौड़ाया, पर उसके पति का कोई चिन्ह नहीं मिला। अब वे आशंका से भरी पूजा के कमरे में गई और उसने भगवान की बड़ी तस्वीर के पीछे हाथ डालकर देखा। उसका दिल धक से रह गया। उनकी गुटका रामचरितमानस, जिसका वे सुबह शाम पाठ करते थे, जगह पर नहीं थी। माया को याद आया, वे अक्सर कहते थे, देख लेना, जिस दिन मैं तुम्हारी इस किचकिच से तंग आ गया तो बस उठा अपनी रामायण चला जाऊंगा, पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगा एक बार। वह ऊपर से नीचे तक कांप गई और वहीं जमीन पर बैठ गई। रात के इस अंधेरे में वह कहाँ जाए उन्हें ढूंढने? पड़ोस में उसका किसी से खास मेल जोल नहीं था। उसे यह भी समझ नहीं आया कि वह तलाश कहाँ से और कैसे शुरू करे। रात भर वह अपना दुखता सिर पकड़ी बैठी रही और बराबर सोचती रही कि सुबह तक उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और मुंह अंधेरे दरवाजे पर पहली आहट उन्हीं की होगी। वह रोज की तरह धोती और अंगोछा लेकर नल पर नहाने चले जाएंगे और वह रोज की तरह उनके लिए चाय तैयार करेगी। पर सुबह छोड़ दोपहर हो गई, धूप भी उतरने लगी। वे नहीं आए। जैसे जैसे घंटे खिसक रहे थे, उसे अपमानित महसूस होता जा रहा था। आखिर किस बात की सजा वे उसे दे रहे हैं? उसने क्या गलती की? अगर कह दिया कि बीमे के पैसे लड़कों को देने की जरूरत नहीं। अचानक उसे लगा, हो ना हो वे जरूर दो में से किसी एक बेटे के पास गए होंगे। यह सोचकर आशा और आश्वासन के साथ साथ उसे फिर अपमान बोध हुआ, लेकिन वह कुछ देर के लिए चिंता मुक्त हो गई। उसने उनके दोस्त होम्योपैथ से दोनों बेटों को तार भिजवाए कि वे बाप की पहुंच और राजी खुशी की सूचना दें। इंतजार की एक और लंबी किस्त। उसके छोर पर एक के बाद एक बेटों का आकस्मिक आगमन। आते ही वे उस पर बरसने लगे कि बाबूजी कहाँ चले गए। उसने उन्हें कहाँ भेज दिया? अब वे उन्हें कहाँ ढूंढे? हिंदुस्तान कोई इलाहाबाद का अतर सुइया तो नहीं जो वे एक चक्कर लगा लें? माया हक्की बक्की रह गई। इस संभावना पर उसने विचार नहीं किया था। जब बेटों ने गंगा पर नाव वालों से जाल डालकर उन्हें ढूंढने को कहा तो रुलाई के साथ उसका अवश्य क्रोध फूट पड़ा। तुम लोग बच्चे होकर बाप का बुरा सोच रहे हो। अरे वे क्यों जाने लगे गंगा जी पर? जाएं उनके दुश्मन। बेटों ने घुड़ककर उसे एक कोने में बैठा दिया। वे आसपास के सभी कस्बों शहरों में हो आए, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला। आखिरी बार उनके पिता को गली के सब्जी वाले ने देखा था, पर उसकी उनसे कोई बात नहीं हुई थी। उस इलाके के सब रिक्शे वालों से भी पूछा गया, पर कोई उन्हें बैठाकर कहीं नहीं ले गया था। बेटे पुलिस में रिपोर्ट कराए,
अखबारों में इश्तिहार दे दिया। इंतज़ार के अलावा और क्या किया जा सकता था। माया हर नए प्रयत्न पर उम्मीद लगाकर दिन काटती, फिर निराश हो जाती। बेटे उससे सलाह करना जरूरी नहीं समझते, आपस में तय करते और चल देते। गली के शैतान बच्चे उसे सुनाकर कहते, कालू भी गया, काका भी गए, उनकी जगह पर भूत आ गए। माया को सबकी आंखों में अपने लिए धिक्कार ही धिक्कार दिखता। जैसे ही बेटों के आगे मुंह खोलती, उसकी रुलाई फूट पड़ती। बेटे झल्ला उठते, रहने दो अम्मा, हम क्या तुम्हें जानते नहीं हैं? तुम तो जवान से चाबुक का काम लेती हो। आखिर 3 हफ्ते की दौड़ धूप के बाद भी जब उनका कुछ पता न चला तो बेटों ने कहा वे जा रहे हैं, वहीं से प्रयत्न करते रहेंगे। वे बोले अच्छा हो अगर माया उनमें से किसी के साथ चले, पर माया ने इनकार कर दिया। उसे उम्मीद थी कि जब भी उनका क्रोध शांत होगा वे इसी घर में आएंगे। लड़कों ने जाते जाते उसके हाथ में कुछ रुपए ठूंस दिए और कह गए कि हर महीने वे कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे। इसके बाद उसकी जो जिंदगी शुरू हुई वह भयानक रूप से बियावान थी। चेहरे की हंसी और आंखों की चमक न जाने कब उड़ गई। द्वार पर दूध वाले के सिवा और कोई आहट कभी नहीं हुई। कभी सुनने में आया माया के पति साधु होकर अमरनाथ में धुनी रमाए हैं, कभी सुना वे पांडिचेरी में स्कूल चलाते हैं, कभी सुना गया वे रेल की पटरियां लांघते हुए धोती फंस जाने के कारण वहीं मारे गए। बेटों ने इन अफवाहों का पीछा किया पर उनका पता न चला। दुख और अकेलेपन से बौखलाकर कभी माया आसपास के घरों में बातचीत की कोशिश करती तो पाती किसी को समय नहीं है। पड़ोसी यह सोचकर कि शायद वे आर्थिक कष्ट में है, बड़े ठंडे लहजे में सहायता वहायता जैसी बातें करने लगती। वे झुंझलाकर लौट आती। पति के जाते ही पैसा उसके लिए व्यर्थ हो गया था। अंधेरा होते ही उसे लगता जिसे मकान में वह नहीं प्रेत चल फिर रहे हैं। चुप रहते रहते उसे लगने लगा था कि उसकी बोलने की ताकत खत्म होती जा रही है। महज जबान की हरकत पहचानने के लिए ही वह रामायण खोलती, लेकिन पाती कि इसका अर्थ भी उसके लिए खत्म हो चुका है। इससे बेहतर सुबह का समय था जब वे अपनी सारी पस्ती के बावजूद इस इंतजार के तनाव को कुछ देर के लिए महसूस करती। 1-2 घंटे में सारे काम निपटाकर वह खिड़की पर आ खड़ी होती और देर तक खड़ी रहती। उसके सारे बाल पक गए थे, आंखों को गली का मोड़ अब दिखाई नहीं देता था। फिर भी उसे लगता शायद वह अगला राहगीर उसके घर आएगा, या अगला या और अगला। तो ये थी ममता कालिया जी की कहानी गुस्सा। ऐसी और मनोरंजक और मार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।